हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक मस्त साइकिल चलाने वाले हैं। सर, वीडियो के शुरू में ये क्या बात कर दी? कहाँ बात करोगे कि चलो केटीएम चलाते हैं, चलो ड्यूक चलाते हैं, लेकिन आप साइकिल चलाने की बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें साइकिल चलाना आए तो तुम बाइक भी चला लोगे। वाइल क्लाइंबिंग ए माउंटेन यू शुड नो हाउ टू क्लाइंब द फर्स्ट स्टेप। और तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम सोच रहे हो कि मेरा 1000 प्रोडक्ट्स बिक जाएगा फिर मैं ये करूँगा। अरे पहले इतना पैसा तो आ जाए फिर मैं ये करूँगा। बट यू डू नॉट नो हाउ टू सेल द फर्स्ट प्रोडक्ट। तुम्हें यही पता नहीं है कि एक कैसे बिकेगा, एक प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, वो तुम्हें पता नहीं है। सो यू कैन अचीव नथिंग। और अगर तुम्हें ये पता हो कि एक प्रोडक्ट कैसे बेचना है, देन यू कैन सेल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सेल साइकिल क्या है? एक साइकिल है जिसके दो पेडल्स हैं, चेन्स है। तो साइकिल चलाने से पहले थोड़ा वार्म अप कर ले। तो हमारा वार्म अप टॉपिक क्या है? सेल डिवीजन। हेडिंग लगा ले, सेल डिवीजन। नाउ व्हाट इज सेल डिवीजन? तो आई गेस तुम सब जानते हो कि हमारा जो पूरा शरीर है सेल से बना हुआ है। सर, आपका शरीर बना होगा सेल से, हमारा शरीर तो सिर्फ हवस से भरा हुआ है। तो हवस वर्ड को सुन के जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, वो अपने मन के लड्डुओं को कहीं और साइड में रख दे। सर, अनाप शनाप बातें ना करके सीधा टॉपिक पे आओ ना। हमारे पापा ने उतना नेट नहीं भराया है। हाँ, तुम लोगों का नेट तो पबजी खेलने के लिए होता है। यूट्यूब में पढ़ाई की वीडियोस देखने के लिए कहाँ नेट बचा होगा? सो व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों है? सेल डिवीजन तुम्हारे नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि एक सेल दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है? लेकिन इस सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों है? सपोज तुम एक साइकिल चला रहे हो। सर, कहा ना साइकिल का एग्जाम्पल हम लोग को पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मान लो कि तुम एक ड्यूक चला रहे हो। सर, लेकिन मुझे लैम्बोर्गिनी पसंद है। अच्छा ठीक है रे बाबा, तुम्हारा जो मन वो चला रहे हो। अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हारा जो भी ड्रीम कार या फिर ड्रीम बाइक है तुम उसे चला रहे हो, और फिर रास्ते में एक ऐसा टीचर आ गया जिससे तुम्हें ठोकने का मन किया। बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था, बहुत परेशान करता था स्कूल टाइम में, होमवर्क मांगता था, पनिशमेंट देता था। तो आज तुम बाइक चला रहे हो, वो सामने आ गया है, ठोकने का मन किया, लेकिन क्या करें, ठोक नहीं सकते, फिर पुलिस केस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए तुमने अपना बाइक मोड़ा और तुम एक खंबे से जाकर टकरा गए और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ? तो एक्सीडेंट होने के बाद तो हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया कि तुम्हारा 60% डैमेज हुआ है। फिर तुम्हारे पड़ोस के आंटी लोग आकर कहने लगे, मेरे मौसी के बेटा का 90% डैमेज हुआ था, क्या है रे तेरा 60% डैमेज हुआ है सिर्फ। और फिर तुम्हारे रिलेटिव कहेंगे, क्या रे 60% डैमेज हुआ सिर्फ, अरे मेरे बेटे का 80% डैमेज हुआ था, कुछ सीख उससे। तो एनीवेज, हंसना बंद करो और सोचो, तुम्हारा डैमेज हुआ है, तुम्हारे बॉडी में डैमेज हुआ है, तुम्हारा स्किन डैमेज हुआ है, जो हाथ का स्किन था वो उखड़ गया है, अब ब्लड लॉस हुआ है। तो इस डैमेजिंग्स का क्या होगा? समझो तुम्हारे शरीर से जो ब्लड निकल गया उसके लिए तो तुम्हें सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन जो स्किन डैमेज हुआ उसका क्या? और फिर इंटरनल डैमेज हुआ उसका क्या? या फिर तुम्हारे रेगुलर बेसिस में तुम कहीं खेल रहे हो तो हमें चोट आ गए, तुम्हारा हाथ पैर कट गया, तो डैमेज तो हुआ, तो उस डैमेज का क्या? उस डैमेज को रिपेयर कौन करेगा? तो लाइफ तो पबजी नहीं है, तुम्हारे स्क्वाड मेंबर्स आके तुम्हें रिवाइव कर देंगे, तो मेडिकिट दे देंगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ तो चाहिए जो तुम्हारे उसको रिपेयर करेगा। समझो तुम्हारे पास कोई बैंडेड्स नहीं है, तुम्हारे पास कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, तुम्हारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो उस डैमेज का रिपेयर कैसे होगा? तो उस डैमेज को रिपेयर करेंगे थ्रू सेल डिवीजन। उस डैमेज का रिपेयर होगा थ्रू सेल डिवीजन। सो व्हाट इज सेल डिवीजन? सपोज तुम्हारा हाथ कट गया है, तो जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको रिपेयर तो होना पड़ेगा। जो कटा हुआ पोर्शन है जहाँ पर कट गया है उसको वापस नॉर्मल स्किन तो बनना पड़ेगा, जो स्किन का जो टिश्यू है उसे तो वापस फॉर्म होना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? दैट ऑकर्स थ्रू योर सेल डिवीजन। तुम्हारे आसपास के जो स्किन के सेल्स है, तुम्हारे स्किन के जो आसपास के सेल्स हैं, सपोज ये तुम्हारा हाथ है। सर, मेरा हाथ इससे अच्छा दिखता है, आप मेरे हाथ का इंसल्ट कर रहे हो। सपोज इस पोर्शन में तुम्हारा कट गया है, तो अब क्या होगा कि ये जो ब्लैक पोर्शन है
वहाँ के सेल्स डैमेज हो गए हैं। जब तुम्हारा कोई कट जाता है तो उसका सेल्स डैमेज हो जाता है, तो यहाँ के जो आसपास के सेल्स हैं वो और डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके इस डैमेज हुए टिश्यू को फिलअप करते हैं। सेल डिवीजन सिर्फ रिपेयर में ही नहीं, तुम्हारे ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, तुम्हारे रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। सपोज तुम्हारे ब्लड सेल्स, योर रेड ब्लड सेल्स जो हर एक मिनट में डिस्ट्रॉय होते हैं, तो बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं जहाँ फिर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इंटरनली तो डैमेज हो ही सकता है, इंटरनली बहुत डैमेज होता है, तो रेड ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं, तो नए सेल्स की तो फॉर्म होने की ज़रूरत है। टू रिप्लेस द ओल्ड सेल्स न्यू सेल्स नीड्स टू बी फॉर्म्ड, एंड दैट हैपेंस टू सेल डिवीजन। ईच सेल इज फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये पॉइंट याद रखना। ये तुम्हारा सेल थ्योरी का पॉइंट है। ईच सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दुनिया के जितने भी सेल्स हैं दैट अराइज थ्रू प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले एग्जिस्ट करता है उसी सेल से नया सेल बनता है। सर अगर ये बात है तो पहला सेल किससे बना, तो दुनिया का पहला सेल किससे बना? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ द फर्स्ट सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो हमारा जो अर्थ था, तो अगर तुम ये कहानी सुनना चाहते हो तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। पृथ्वी एक सेल कथा। सर हमें सेल कथा से ज़्यादा अच्छा प्रेम कथा लगता है, लेकिन तुम सेल कथा सुनने के लिए आए हो। यू हैव टू टॉप इन योर एग्ज़ाम। तुमने वो सपना देखा है तो तुम्हें सेल कथा तो सुनना ही पड़ेगा। सो हमारा जो अर्थ था वो पहले रिड्यूसिंग टाइप का था, पर बहुत हाई टेम्परेचर था अर्थ का। जो अर्थ प्रिमिटिव अर्थ जो फॉर्म हुआ था बहुत हाई टेम्परेचर का था, बहुत केमिकल रिएक्शंस होते थे उसमें। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब मिलके कुछ बायोमोलिक्यूल्स बने, जैसे कि तुम्हारा प्रोटीन्स, ये सब। अर्थ का जो ओशन यानी वाटर लेयर, उसमें ये सब रिएक्शंस हो रहे थे, और इतना हाई टेम्परेचर था, इतने बिजली चमकती थी सूरज से, तब ओजोन लेयर नहीं था, सूरज से यूवी रेडिएशन आता था, इतना एनर्जी मिलता था इन गैसेस को कि वो आपस में ही रिएक्ट हो जाते थे। हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम्स के थ्रू होते हैं, और तब अर्थ में कोई एंजाइम्स नहीं था, इसलिए तब रिएक्शंस बहुत स्लो रेट में होते थे लेकिन स्लो रेट में होते थे। तो इससे धीरे धीरे करके कुछ केमिकल्स मिलके तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स बना, फिर 5 बायोमोलिक्यूल्स एक साथ आ गए। वो एनर्जी एक साथ आने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया गया, वो एनर्जी किससे मिला? सूरज से, थंडरस्टॉर्म से, हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ से, वॉल्केनिक इरप्शन से, इन सबसे एनर्जी मिला। फिर कुछ बायोमोलिक्यूल्स एक साथ आ गए और पहला सेल बना, और फिर वही सेल से, वही एक सेल से ये जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो फॉर्म हुआ, एक सेल से। तो एवरी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो जो पहला सेल बना वो डिवाइड किया, फिर वो 2 सेल्स बने, वो 4 सेल्स में डिवाइड किए, इस तरह के वो मॉडर्न बने। जीन्स पहनना सिर्फ तुम लोग को आएगा, मॉडर्न तो तुम लोग बनोगे, तुम्हारे सेल्स मॉडर्न नहीं बनेंगे। तो वो सेल बैक्टीरियल टाइप सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स बने। जो बैक्टीरियल सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और हमारे बॉडी के जो मॉडर्न सेल्स है जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल्स बनते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स बना, फिर धीरे धीरे करके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। लेकिन एवरी सेल अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल्स तुम्हारा जो पहले सेल था उससे बना। दिस समवट काइंड ऑफ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जैसे तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उस तरह बायोलॉजी में ईच सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। जो एक सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है। और हमारा जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो एग्जिस्टेंस में आया है ओनली ड्यू टू द सेल डिवीजन। तो ठीक है, फील हो गया कि सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना, पॉपुलेशन बढ़ना, कहीं डैमेज हो जाए, कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना, तो ये सब है सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस, सेल डिवीजन का रीज़न। सेल का डिवाइड होना क्यों ज़रूरी है। अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ की वजह है सेल डिवीजन है। सेल डिवाइड करता है इसलिए हम जीवित हैं, और सेल डिवाइड नहीं करता तो कोई लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेल डिवीजन का पहला रीज़न कि सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है वो है ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो जाए या फिर एनिमल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, से ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होना ज़रूरी है। समझो तुम जब 5 साल के थे
तब कितने छोटे थे? क्यों तुम्हारे शरीर में सेल्स कम थे। एंड थ्रू सेल डिवीजन तुम्हारे एक सेल 2 सेल में डिवाइड किया। इस तरह से तुम्हारे शरीर में सारे सेल्स डिवाइड किए और सेल डिवीजन को और जैसे ही तुम्हारे सारे सेल्स डबल हो गए, तुम्हारा शरीर भी डबल हो गया। तो सेल डिवीजन हेल्प्स इन ग्रोथ, और सेल डिवीजन के थ्रू ही तुम्हारे शरीर में सब कुछ ग्रो करता है। तुम्हारा पूरा बॉडी ग्रो करेगा ड्यू टू द सेल डिवीजन। जो सेल्स है वो और सेल्स में डिवाइड होंगे और सेल्स का नंबर बढ़ेगा। तुम्हारे शरीर में सेल्स का नंबर बढ़ेगा और इसी से तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ होता है। तुम्हारे बॉडी में सारे ग्रोथ इसी चीज़ से होते हैं। तुम्हारे बॉडी में जो भी साइज बढ़ेगा वो सिर्फ सेल डिवीजन की वजह से बढ़ेगा। अब कुछ बच्चे साइज़ बढ़ने को गलत तरीके से ना ले। मैंने साइज़ बढ़ना एकदम पवित्र भाव से कहा है। सो करप्ट माइंडेड पीपल, कुछ और सोचना बंद करो और यहाँ पे आ जाओ। रिप्लेसमेंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है? रिप्लेसमेंट। जो कि मैंने कहा था कि हमारे शरीर में हमेशा इंटरनली डैमेज होते रहते हैं। दौड़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, सब इंटरनली कोई टिश्यू डैमेज हो गया। और एक्सटर्नली टिश्यू डैमेज होता है, जैसे तुम्हारा हाथ कट गया तो तुम उस पर बैंडेज लगा सकते हो। लेकिन जब इंटरनल डैमेज होता है तब उसको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो ब्लड ले जाता है। किसको ले जाता है? और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कौन करता है? जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, वो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है और फिर और सेल्स में डिवाइड करता है। और फिर जो इंटरनल डैमेज हुआ है, जो टिश्यू इंटरनली डैमेज हुआ है, उसको रिप्लेस करता है। पुराने सेल्स को जो उसको नए सेल्स से रिप्लेस करता है। हमारा जो बोन मैरो है उसका सेल्स, उसका लिमिटेड टाइम स्पैन है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसके लिमिटेड टाइम स्पैन है कि वो इतने टाइम इस्तेमाल हो जाने के बाद वो सेल्स, उन सेल्स का लाइफ ख़त्म हो जाता है। जैसे इंसान मर जाते हैं जैसे सेल्स भी मर जाते हैं। तो उन पुराने जो सेल्स मर गए हैं उनको तो रिप्लेस करना पड़ेगा, नए सेल्स की तो ज़रूरत है। तो सेल डिवीजन के थ्रू पुराने सेल्स जो कि मर जाते हैं वो गेट्स डाइड, this is replaced by new cells and the process is known as cell division. तो ये लोग तुम खुद से सेंटेंस लिख लोगे, खुद से सेंटेंस लिख लोगे या फिर मुझे लिखना पड़ेगा? और ये सेंटेंस तुम लोग खुद से लिख पाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये बच्चों समझ के काम करो, कोई भी चीज़ याद मत करो। बुक में इसका डेफिनेशन है कि every organism, be it a plant or animal, begins its life as a single cell, the fertilized egg. This cell divides repeatedly to form a cluster of cells which start serving their different functions, blah 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 blah. And replacement का भी definition है, there is always a blah 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 blah, 20 billion red blood cells, blah 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 blah, replace new cells from the division of their plant cells, blah 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 blah, plants that are old and child, blah 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 blah. लग रहा है एल्पेनलिबे का एडवर्टाइज कर रहा हूँ। जो भी हो, बुक से जो डेफिनेशन है वो ज़रा याद करने की कोशिश मत करो, जो मेन टर्म्स है उसको याद करो। बुक में ग्रोथ का जो मेन टर्म है वो याद करो, अभी कुछ सेंटेंस 2-3 लाइन खुद से बना के लिख दिया करो। मतलब चीज़ को समझो, याद मत करो। तो थर्ड पॉइंट है रिपेयर, और इसका तुम खुद से भी लिख सकते हो। ग्रोथ ये खुद से नहीं लिख पाओगे कि थ्रू सेल डिवीजन each cell forms a new cell. Cell divides repeatedly to form a cluster of cells which start shaping for different functions to form tissues and organs. Thus cell division is essential for growth. फिर रिप्लेसमेंट में भी लिख लेना कि each old cells dies and to form the new cells. Cell division is required to replace the old cells. Hence cell division helps in replacement of old cells. Repair. In our body there may be accidental injuries. One may get cuts in the skin or fractures in bones. Repair of such injuries is required. Hence cell division is also required for repair of tissues, repair of new cells, repair of damaged cells. तो ये लोग खुद से नहीं लिख पाओगे, तो ये सेंटेंस अगर खुद से बनाओगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा बंद कर देता, हवा से उड़ रहा है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? और फोर्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन। ये टर्म सुन के ज़रूर ऑर्गेज़म फील हो रहा होगा, लेकिन ऑर्गेज़म फील करने की वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा ऑर्गेज़म फील मत करो और ये चारों पॉइंट याद रखना। ग्रोथ, सेल डिवीजन हेल्प्स इन ग्रोथ, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतना ग्रोथ होगा। रिप्लेसमेंट, जो भी सेल्स इंज्योर्ड हो जाते हैं और उनका डेथ हो जाता है उनको नया सेल्स रिप्लेस करता है और वो थ्रू सेल डिवीजन होता है। रिपेयर, कोई भी अगर इंज्योर्ड हो गया कोई भी सेल तो उसकी जगह में नया सेल्स बनता है थ्रू सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन,
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इन द अर्थ। रिप्रोडक्शन है तभी अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू है। तुम्हारा जो भी एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब में रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए तुम्हारा वो स्पीसीज़ का रेस आगे बढ़ता है। और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लिविंग बींग्स ही नहीं रहेंगे इस अर्थ पर। अब जब पहले कुछ केमिकल्स मिल के पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना एक सेल, तो वो रिप्रोड्यूस किया, इसी वजह से वो पूरा लिविंग सिस्टम फॉर्म हुआ। रिप्रोडक्शन नहीं होता तो लाइफ तो जनरेशन वहीं रुक जाएगी। कोई भी जनरेशन, चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो, चाहे वो ह्यूमन स्पीसीज हो, या चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, वो जनरेशन वहीं रुक जाएगी। तो इनका सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करना है, सिर्फ ये चारों पॉइंट याद रखना है। और अगर एग्जाम्स में लिखना हो तो एकदम ये चारों पॉइंट मत लिखना है, एक दो लाइन खुद से बना लेना। उतना खुद से तो बना ही सकते हो, तो उतना खुद से बना लेना, और ये चारों पॉइंट याद रखना सिर्फ। और तुम्हें इस चैप्टर के डिटेल नोट्स तो मेरे ब्लॉग पे मिल ही जाएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू चेक माई ब्लॉग। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे ब्लॉग को चेक करना, उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, MCQs ये सब भी अपलोडेड रहेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू चेक माई ब्लॉग इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज का जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, सेल साइकिल। सर मैं भी साइकिल चलाऊंगा, इस लॉकडाउन में पड़े पड़े साइकिल चलाना ही भूल गया हूँ। तो चलो मोटरसाइकिल ना सही, सेल साइकिल ही चलाते हैं। तो सेल साइकिल कौन सा साइकिल है? रेंजर साइकिल है, गियर साइकिल है, या बंगाली साइकिल है? तो सच में सेल साइकिल को साइकिल मत समझ लेना, दिस इज़ नॉट ए साइकिल। जिस साइकिल पे बिठाकर अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हैं वो वाला साइकिल नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी में चल रहे सेल का जो साइक्लिक चेंज है वो वाला साइकिल है। तो सेल साइकिल आखिर है क्या? बेसिक सेल साइकिल क्या है? द साइक्लिक चेंज दैट टेक प्लेस फ्रॉम द आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सेल टू इट्स फुल्ली मैच्योरेशन एंड एंटरिंग इनटू न्यू डिवीजन। एक सेल है, ये दो सेल्स में डिवाइड किया, तो जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड किया दे आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। और एक सेल ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये तो इसका साइज़ तो हाफ हो जाएगा, जिस जो वॉल्यूम था वो दोनों में डिवाइड हो गया है, तो इसका साइज़ तो हाफ हो जाएगा। तो ये रिलेटिवली छोटा है, जैसे तुम भी कभी छोटे हुए करते थे, फिर तुमने कॉम्प्लेन खाया और आज तुम इतने बड़े हो गए हो, गोरिल्ला जैसे शक्ल हो गई है। वैसे ही सर आप बेइज्जती कर रहे हो, हम इंसल्ट का केस करेंगे आपके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, तो केस कर देना। तो उससे पहले मुझे सेल साइकिल समझाना है। तो जो ये छोटा सेल्स है ये और बड़ा होगा साइज़ में, ये से कॉम्प्लेन खिलाना पड़ेगा, हॉर्लिक्स खिलाना पड़ेगा, मैं तो फ्री में पब्लिसिटी किए जा रहा हूँ। फिर ये बड़ा होगा साइज़ में, फिर ये बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर दो सेल्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक छोटा सा सेल, एक डिवीजन के बाद एक जो सेल डिवाइड हुआ, उसके बाद जो एक नया सेल्स, जो पहला सेल्स फॉर्म हुआ, वो जो फिर से एकदम नया सेल साइकिल में घुसता है, जिसमें साइक्लिक चेंजेस होती है, DNA का सिंथेसिस होता है, RNA सिंथेसिस होता है, जिसमें जो केमिकल्स है वो सिंथेसिस होता है, DNA का डिवीजन होता है, उसको हम कहेंगे सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल में कितने फेज हैं? फर्स्ट है फर्स्ट ग्रोथ फेज, दूसरा है सिंथेसिस फेज यानी S फेज, फर्स्ट ग्रोथ को हम G1 फेज भी कहते हैं। और फिर क्या है? सेकेंड ग्रोथ फेज यानी G2 फेज, इसको हम G2 कहते हैं, G2 फेज। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देन क्या होता है? साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये पूरे सेल डिवीजन प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। दिखाई दे रहा है? इन सेल डिवीजन को हम कहेंगे माइटोसिस। और फर्स्ट ग्रोथ फेज से लेकर इस सिंथेसिस फेज और G2 फेज, इसे हम कहेंगे इंटरफेज। तो ठीक है, जब सेल्स डिवीजन होने के बाद जब छोटा सा सेल्स फैलता है तो पहले आता है इंटरफेज स्टेज में, जहाँ पर उसका फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है,
जो एक डीएनए दो डीएनए में डिवाइड होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। क्योंकि डीएनए का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होता है इसलिए हम उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब ही डिवीजन है। सो डिवीजन ऑफ डीएनए इज इक्वल टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट ग्रोथ फेज में डीएनए डिवीजन होता है और डीएनए का जो डिवीजन होता है उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन, ठीक है। ये टर्म याद रखना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फिर सिंथेसिस फेज में तुम्हारा आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब सिंथेसिस होता है। G1 फेज सबसे बड़ा है, ठीक है। G1 फेज सबसे बड़ा फेज होता है सेल डिवीजन में, ठीक है। इस फेज में ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज में पूरा सेल्स सब जितना भी डीएनए है वो उसका रेप्लिकेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है। ये फर्स्ट ग्रोथ फेज में, फर्स्ट ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। देन सिंथेसिस फेज ऑकर्स। सिंथेसिस फेज में तुम्हारा और डीएनए ज़्यादा सिंथेसिस होता है। सेकेंड ग्रोथ फेज आता है उसके बाद, ये शॉर्टेस्ट फेज है। सेकेंड ग्रोथ फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। याद रखना, ये सवाल है कि लॉन्गेस्ट फेज क्या है सेल डिवीजन का, तो आंसर आएगा फर्स्ट ग्रोथ फेज। और अगर पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट फेज क्या है तो इंटरफेस का शॉर्टेस्ट फेज क्या है या फिर सेल साइकिल का शॉर्टेस्ट फेज क्या है, तो आंसर होगा सेकेंड ग्रोथ फेज, ये याद रखना, ठीक है। और फिर कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड करता है। और फिर साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटो यानी साइटोप्लाज्म, कैरियो यानी न्यूक्लियस, ठीक है, याद रखना। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, हमारे एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड करता है और फिर एक सेल और फिर एक फाड़ो बन जाता है साइटोप्लाज्म में। वो जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और जो पूरा सेल डिवीजन है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस उसको हम कहेंगे माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस इज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ सेल इंटू टू डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे माइटोसिस। तो हम माइटोसिस के बारे में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि सेल साइकिल में क्या होता है। तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर में इसमें बताया था कि डिवीजन ऑफ डीएनए डिवाइड करता है, डिवीजन और या फिर रेप्लिकेशन। डिवीजन इक्वल्स टू रेप्लिकेशन है बताया था, तो डिवीजन ऑफ डीएनए भी लिख सकते हो, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए लिखना ज़्यादा सही टर्म है, इसलिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए लिखना, डिवीजन ऑफ डीएनए नहीं, ठीक है। एग्जाम्स में लिखना रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये टर्म याद रखो अच्छे से, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज में तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो कैसे, चलो देखते हैं। ये मान लो एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, ठीक है। और जो डीएनए डिवीजन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। हम लोगों का क्लास 10 में उतना डिटेल्स नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन का उतना डिटेल्स में प्रोसेस नहीं बताया गया है, लेकिन तो हायर क्लासेस में इसका पूरा एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम डीएनए को बाइंड करता है, कहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, पूरा डिवीजन ऑफ डीएनए कैसे बनता है, कौन सा एंजाइम पूरे इसको डीएनए को अलग करता है, मतलब उसका सारा डिटेल्स तुम लोग हायर क्लासेस में मिलेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हायर क्लासेस में ये पढ़ने में और मज़ा आएगा। अभी तो ये शॉर्ट में बताया क्लास 10 में, लेकिन हायर क्लासेस में ये रेप्लिकेशन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा तुम लोग को, ठीक है। तो अभी जितना तुम लोग के सिलेबस में है उतना बता देता हूँ कि जो डीएनए है वहाँ पर एक एक जगह पर समझो, ये कहीं पर भी ये फॉर्क बन सकता है। ये पूरा डीएनए ये इतना छोटा सा स्टैंड नहीं है, जो हम लोग के सेल्स में डीएनए होता है वो 1 किलोमीटर जितना लेंथ है उतना लेंथ का हो सकता है सेल्स में। सेल्स का वॉल्यूम छोटा है और ये इतना साइज़ में है कि सेल में, समझो एक सेल है, समझो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है मान लो, इसमें डीएनए जो है वो इस तरह करके इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से वो अरेंज होता है कि ये बहुत ही बड़ा लेंथ का है, ये एक लेंथ का नहीं है, बहुत ही बड़ा लेंथ का है, ठीक है। और किसी भी सेल्स में जितने डीएनए हैं उतने क्रोमोसोम्स होंगे। ह्यूमन में एक न्यूक्लियस में 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स है, इसलिए तुम लोग का 46 क्रोमोसोम्स बनता है, ठीक है, ये याद रखना। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स, पेयर्स याद रखना, ठीक है। और तुम लोग 23 लिख रहे हो तो पेयर्स लिखना, जैसे तुम्हारा 2 जोड़ी जूता होता है ना, 2 जोड़ी जूता मतलब कितना, 4 जूता, वैसे ही डीएनए पेयर्स में रहता है, क्रोमोसोम्स पेयर्स में रहता है, तो उसको हम कहते हैं 23 पेयर्स और टोटल नंबर में 46 क्रोमोसोम्स। एनीवेज, ये बहुत ही बड़ा लंबा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये कहीं किसी भी एक पॉइंट पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ठीक है। और वहाँ से एक ये डीएनए जो दो स्ट्रैंड्स है अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो इस तरह के अलग हो जाते हैं। और ये कहीं से भी हो सकता है, एंड से शुरू हो सकता है कि यहाँ से शुरू हुआ एक एंड है वहाँ से शुरू हुआ, या फिर ये इस एंड से शुरू हुआ, या फिर मिडिल से भी शुरू हो सकता है। अगर मिडिल से शुरू हुआ तो ऐसा होगा,
मिडिल से शुरू हुआ तो ऐसा होगा, बीच में एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा और फिर वहाँ से एक नया डीएनए स्ट्रैंड, फिर वहाँ से नया डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू होंगे। तुम लोगों का किताब में ऐसा दिखाया होगा। ये जो डीएनए है वैसे बनते हैं। हाँ सही है, ऐसे ही बनता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जस्ट ये एकदम एंड से शुरू होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये तुम्हारा मिडिल से भी शुरू हो सकता है और एक एंड से भी शुरू हो सकता है। तो ड्राइंग के बाद तुम लोग एंड से ही बनाओगे, तो इसलिए इस बात में कन्फ्यूजन मत रहना कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ किसी भी एक डेफिनेट एंड से शुरू होता है, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है, वो डीएनए के किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस को बाइंड करता है और वहाँ से एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, वहाँ से एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू होते हैं, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये टर्म याद रखना। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो नया स्ट्रैंड बनना शुरू हुआ, तो मतलब जो नया डीएनए है, जिस तरह का जो जो नया डीएनए बना, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ से ओपन हुआ, एक पुराना स्ट्रैंड था, यहाँ से एक नया स्ट्रैंड बना, ठीक है। और फिर ये कंटिन्यू होता रहा, ये डीएनए ये स्ट्रेच होता रहा, मतलब एक धागा, दो धागा लपेटा हुआ है, धागा को तुम एक एंड से खींच रहे हो, ठीक है। तुम एक धागा को एक एंड से खींच रहे हो, फिर एक नया धागा उसके अराउंड में लपेट रहे हो, तो खींच रहे हो, नया धागा लपेटते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, जो दो जो नया धागा बनेगा उसमें एक पुराना धागा रहेगा, इस मॉलिक्यूल्स का एक पुराना धागा रहेगा, और एक नया धागा जो तुम लपेट रहे हो वो नया वाला धागा रहेगा। तो ठीक है, एक पुराना धागा और एक नया धागा, एक 2019 का धागा, एक 2020 का धागा, ठीक है। सर 2020 का नाम मत लो, बहुत ही बेकार साल है, सच में ये बहुत ही बेकार साल है, तो क्या करें। एनीवेज, तो फिर एक जो नया डीएनए दो मॉलिक्यूल्स बनेगा, उसमें एक नया स्ट्रैंड रहेगा, एक पुराना स्ट्रैंड, ठीक है। ये एक डीएनए स्ट्रैंड था एक न्यूक्लियस के अंदर, बहुत ही लंबा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। तुम जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी लंबा स्ट्रैंड है डीएनए का। यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट में, वो एक एंड से शुरू हो सकता है, वो एक इस एंड से शुरू हो सकता है, वो मिडिल से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, जैसे ओरिजिन हुआ रेप्लिकेशन का, फिर वो दोनों एकदम खींच गए, ठीक है। जो दो खींच गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेस है उसके बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो दोनों टूट गए, उसकी वजह से ये जो सेल्स है, ठीक है, इसकी वजह से वो डीएनए स्ट्रैंड है वो दोनों तरफ खींच गए, और फिर इसलिए धागा खराब हो गया। तो जो धागा था वो रिलैक्स हो गया, इसलिए यहाँ पर से एक बल्ज आउट हो गया, और फिर तुम्हारा एक दो नया स्ट्रैंड्स फॉर्म होना शुरू हुआ। वो एंड से भी शुरू हो सकता है, वो मिडिल से भी शुरू हो सकता है। और मिडिल से शुरू हुआ तो इस तरह करके बनता जाएगा, इस तरह करके बनता जाएगा, और इस तरह करके बीच से, और जो पूरा डीएनए का जो लेंथ है उतना तक ये फैलता जाएगा, और फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहेगा। और यूकैरियोटिक डीएनए में जब बैक्टीरिया वगैरह छोड़कर जो ह्यूमंस डीएनए या फिर एनिमल डीएनए, प्लांट डीएनए, उन लोग का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है डीएनए का, इसलिए बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तो यहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू हुआ, यहाँ से रेप्लिकेशन, यहाँ से एक रेप्लिकेशन शुरू हुआ, इस तरह के मतलब तुम्हें 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर लेंथ का अगर डीएनए हुआ तो तुम्हें एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क से पूरा डीएनए एकदम 1 किलोमीटर लेंथ तक नहीं जा सकते। ये कॉमन सेंस है, बहुत एनर्जी लगेगा, इसलिए हज़ारों ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, ये हज़ारों पॉइंट से ये शुरू होता है, ठीक है। ये 1000 जगह ये शुरू हुआ, फिर इस तरह के रेप्लिकेशन होते होते तो पूरा डीएनए का लेंथ तक रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और फिर एक पुराना स्ट्रैंड था, और फिर एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू हुआ डीएनए के पुराने स्ट्रैंड पर, और फिर एक नया डीएनए बना, जिसमें एक पुराना स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड है। और क्योंकि इसमें एक पुराना स्ट्रैंड है और नया स्ट्रैंड है, इसलिए हम डीएनए को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। पूरा डीएनए, पूरा पेरेंटल डीएनए कंजर्व नहीं हुआ, ठीक है, एक नया स्ट्रैंड बना, इसलिए हम इसको कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। और क्या है, इट ऑकर्स ड्यूरिंग द इंटरफेस, सेल साइकिल के इंटरफेस स्टेज में ये डीएनए डिवीजन होता है डीएनए का, फॉर इक्विटेबल
डिस्ट्रीब्यूशन इन टू डॉटर सेल्स, डीएनए डिवीजन होता है, उसके बाद सेल साइकिल का माइटोसिस फेज शुरू होता है, ताकि जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनको इक्वल नंबर ऑफ डीएनए मिले, ठीक है। जो पेरेंट्स में जितना डीएनए था, एक डॉटर सेल्स को, दोनों डॉटर सेल्स को बराबर मात्रा में मिले, ठीक है। For replication, the DNA molecules that is double helix, opens at a particular origin of replication point। इसे तुम ORI भी लिख सकते हो या फिर ORIC भी लिख सकते हो, और ORI लिखना, ठीक है, ORI लिखना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। अपने नोट्स खुद बनाओ। अगर तुम लोग चाहते हो कि नोट्स PDF फॉर्म में डाउनलोड करना, तो उसका लिंक मैं अपने ब्लॉग में दे दूंगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय ब्लॉग। और उसमें तुम लोग का MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो ICSE में आ सकते हैं, उनका भी क्वेश्चन का लिस्ट तुम लोग का मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय ब्लॉग। सो ब्लॉग के प्रमोशन के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि सेल साइकिल। वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। हाँ सर, जल्दी ख़त्म करो, फिर मुझे व्हाट्सएप पर सबका रिप्लाई देना है। भर भर के व्हाट्सएप पर टेक्स्ट आ रहे हैं। तो मैंने बता ही दिया था पहले कि सेल साइकिल तुम लोगों का क्या है। सेल साइकिल का पहला फेज़ क्या है? फर्स्ट ग्रोथ फेज़, G1 फेज़, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी। G1 फेज़ में क्या होता है? तुम लोग का RNA, प्रोटीन्स, DNA सिंथेसिस होता है। और क्या होता है? तुम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट से प्लांट सेल में होता है। सेल चैप्टर में बताया था, और तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने सेल्स का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। RNA, प्रोटीन्स, DNA सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है? S फेज़, सिंथेसिस फेज़, या फिर क्या होता है? और DNA सिंथेसिस होता है, मोर DNA सिंथेसाइज्ड। और ज़्यादा DNA का सिंथेसिस होता है। फिर कौन सा फेज़ आता है? G2 फेज़। याद रखना, G1 फेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ सेल साइकिल। ये याद रखना, G1 फेज़ लॉन्गेस्ट फेज़ है और G2 फेज़ तुम्हारा शॉर्टेस्ट फेज़ है, ये याद रखना। तो G2 फेज़ में क्या होता है? RNA and proteins necessary for cell division are synthesized। एक शॉर्ट ग्रोथ फेज है। RNA प्रोटीन जो है सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है, दोज आर सिंथेसाइज्ड। और एक और पॉइंट, G1 फेज के बाद अगर कोई सेल्स चाहे तो रेस्टिंग फेज में चला जा सकता है। जब G1 फेज के बाद सेल के पास दो ऑप्शन है, या फिर वो सिंथेसिस फेज में जाए कि, तो अगर सिंथेसिस फेज में वो एंटर किया तो फिर G2 फेज होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और वो सेल्स डिवाइड करेगा। और G1 फेज के बाद अगर वो रेस्टिंग फेज में चला जाए तो उसका और कुछ सिंथेसिस नहीं होगा, सिंथेसिस फेज नहीं होगा, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा और उसका कोई और सेल डिवीजन नहीं होगा। जो सेल्स एक बार डिवाइड करके वो परमानेंट सेल्स बन जाते हैं,
तो वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, ठीक है, दे डू नॉट एंटर इस फेज। तो G1 फेज के बाद सेल के पास दो ऑप्शन है, दो रास्ता है, ठीक है, या फिर वो हमेशा सिंगल रहे या फिर वो मिंगल करे, ठीक है, या फिर वो सिंगल रह सकता है या फिर वो मिंगल कर सकता है। तो G1 फेज के बाद या फिर वो एस फेज में एंटर कर सकता है या फिर रेस्टिंग फेज में, चॉइस उसका है। याद रखना G1 फेज लॉन्गेस्ट फेज है, G2 फेज शॉर्टेस्ट फेज है, G1 फेज के बाद वो एस फेज में एंटर कर सकता है या फिर रेस्टिंग फेज में एंटर कर सकता है। ये चार्ट याद रखना। इस चार्ट का भी तुम लोग का एक अच्छे से फॉर्म में तुम लोग का मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, फ्री नोट्स में ये देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से चार्ट की तरह से मैंने समझाया है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई ब्लॉग। फिर इसके बाद क्या होता है, G2 फेज के बाद क्या होता है, ये तुम लोग को पता ही है। बताओ क्या होता है, कमेंट करो कि G2 फेज के बाद क्या होता है। वीडियो को पॉज करो और जाके कमेंट करो कि G2 फेज के बाद क्या होगा। देखते हैं कौन कौन सही बोलता है। चलो जाओ कमेंट करो कि G2 फेज के बाद कौन सा फेज होगा, कैरियोकाइनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस। कमेंट करो कि G2 फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, कमेंट। वीडियो को पॉज करो और जाके कमेंट करो। तो G2 फेज के बाद आता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब तुम लोग का डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जिसने से सही कमेंट किया है उनको मेरी तरफ से एक लव रिएक्ट मिलेगा कमेंट सेक्शन में। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और इन दोनों को हम एक साथ क्या कहेंगे, माइटोसिस। ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों माइटोसिस के अंदर आते हैं, तो ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या है और कितने तरह के सेल डिवीजन होते हैं। माइटोसिस हो सकता है, मियोसिस हो सकता है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट तुम लोग समझ में नहीं आया है या फिर कुछ भी डाउट्स है, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और मेरे ब्लॉग में मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उन लोग को सॉल्व करो, देखना इट विल हेल्प यू। तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग को प्रैक्टिस रहेगा। सो गो टू माई ब्लॉग, जितने भी MCQs है सॉल्व कर डालो और एक अलग पोस्ट में तुम लोग आंसर्स भी दिया रहेगा, तो आंसर्स मिलाओ और फिर मेरे ब्लॉग में कमेंट करो कि तुम लोग कितने आंसर सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी हाउ यू ऑल आर परफॉर्मिंग, सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व ऑल द MCQs, ठीक है। ये ओरली करो, तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग का ओरली हो जाएगा। तो क्वेश्चंस करते रहो, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए तुम लोग का क्वेश्चंस करते रहो, ज़्यादा आलसी मत बन जाओ। और जो जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो रिवीजन में रखो, ठीक है। जो भी पुराना जो भी पढ़ रहे हो वो रिवीजन में रखो, तो तुम लोग का आगे समझने में आसानी होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो है, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।